चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बाय-सावर्ट का नियम। ये बाय-सावर्ट का नियम है क्या? फिर देखिए सवाल की ढंग से लिखा गया है बाय-सावर्ट्स लॉ, इसी को शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? BSL। BSL हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, क्लियर? जैसे हम लोग KCL KVL पढ़े थे ना इन 2 में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग देखें BSL। BSL मतलब है बाय-सावर्ट लॉ, बाय-सावर्ट का नियम। आप देखिए बाय-सावर्ट एक क्या नियम दिए? बाय-सावर्ट एक साइंटिस्ट का नाम है, फिर उसका साथी साइंटिस्ट कौन थे? लेप्लास। उसके बाद फिर एम्पियर भी थे। अब देखिए मुख्य रूप से हम लोग विचार करेंगे बाय-सावर्ट का नियम। इसका साथी साइंटिस्ट का नाम क्या है? लेप्लास, जिस कारण इस लॉ को हम लोग लेप्लास लॉ भी बोलते हैं। ये लॉ क्या है, इसी के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। और ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर के लिए। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इसके बाद में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर चल रहा है क्या चल रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। अब देखिए इस चैप्टर के बाद फिर आएगा मैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए जैसे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो हम लोग देखे थे, तो क्या हुआ था? कोई भी धारावाही चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है इसको दर्शाने के लिए कौन है? आर्स्टेड। पहले साइंटिस्ट कौन थे? आर्स्टेड। फिर उसके बाद आए इसको चेक करने के लिए कौन? एम्पियर। एम्पियर के बाद फिर उसका डायरेक्शन कौन दिए? ये तो दिखा दिया सिर्फ सुई चुंबक को लेके। क्या अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई दूसरा चुंबक आ जाए तो वह क्या करेगा? डिफ्लेक्शन करेगा। इसका मतलब विक्षेपण उत्पन्न करेगा। अगर लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो होगा तो ये इधर लेफ्ट करेगा, इधर विक्षेपण करेगा। अगर इधर से करंट आएगी तो ये दाहिने तरफ विक्षेपण करेगी। ये सब कौन समझाए थे? आर्स्टेड। इसके बाद फिर आए थे एम्पियर का तैरने का नियम, वो भी हम लोग देखें। इसके बाद फिर क्या देखें कि ये तो धारावाही चालक तार हैं, इससे नीचे से ऊपर की ओर जब हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे बाबू तब देखना, न्यूमेरिकल में इस ढंग से थोड़ा घुमा के सवाल पूछा जाएगा कि कोई भी चालक तार में देखिए ये मान के चले नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। कोई भी चालक तार में साउथ टू नॉर्थ की ओर धारा को प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन किधर होगी? वाह, इसका मतलब डायरेक्शन निकालने के लिए बोलेंगे, घुमा फिरा के इसकी सवाल रहेगा ईस्ट टू वेस्ट की दिशा में। ईस्ट मतलब ये दाहिना तरफ जा रहा है कि इनवर्ट, ये बाहर तरफ आ रहा है आउटवर्ड। इसका मतलब ये सिद्धांत कौन दिए थे? मैक्सवेल। मैक्सवेल का क्या सिद्धांत था? दाएं हाथ के अंगूठा के नियम। अब देखिए दाएं हाथ के अंगूठा का नियम क्या था? अगर ये धारावाही चालक तार के दिशा में, धारा की दिशा में अंगूठा हो तो मुड़ी अंगुलियां क्या बताते हैं? चुंबक क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। इसका मतलब तीव्रता होगी इधर। जो अंदर क्यों जा रहा है उसको हम लोग लिए थे क्रॉस प्रोडक्ट, जो बाहर क्यों रहा था उसको लिए थे डॉट प्रोडक्ट। ये इनवर्ट, ये आउटवर्ड। अब यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब इसके बाद फिर सवाल उठेगा कि इसका जो इंटेंसिटी आएगा यानी तीव्रता किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? अब देखिए ये तार से जितना दूर में जाएंगे क्या होगा? तीव्रता घटेगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र का मान भी घटती है, और दूरी जितना सामने आएगा विद्युत क्षेत्र का मान उतना बढ़ती है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में वही देखेंगे जैसे हम 11वीं क्लास में देखे थे गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, उसमें भी वही था। अगर पिंड के सामने कोई वस्तु आ जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा अनुभव करेगी, अगर पिंड से दूर चला जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कम अनुभव करेगी। यहाँ पर भी वही आएगा। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम लोग पढ़े थे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। यहाँ पर भी एक नया चीज़ देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? यहाँ पर आएगा म्यू, इसको बोलते म्यू, ये म्यू नॉट और ये म्यू आर। यह भी देखने को मिलेगा इस टॉपिक में। ये क्या है चलिए आगे फिर डिस्कस करेंगे। सेम इसी प्रकार ये विद्युत क्षेत्र में आया, ये चुंबकीय क्षेत्र में आएगा। ये क्या है?
चलिए सब कुछ हम लोग देखेंगे एक एक करके डिस्कस। अब देखिए बाय-सवार्ट का नियम तब क्या है। बाय-सवार्ट का नियम है किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की तीव्रता जितना मान दिखाएगा वो मान को ज्ञात करने में हम लोग उसका नियम का उपयोग करेंगे। समझ में क्या बोलें? इसका मतलब क्या है, इसको जब परिभाषा देंगे बाय-सवार्ट का नियम का परिभाषा, तो बाय-सवार्ट के नियम के उपयोग से या बाय-सवार्ट के नियम के अनुसार या उपयोग से किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात की जा सकती है। समझ में आया? अब चलिए एक एक करके इसको डील कर रहे हैं। एक धारावाही चालक तार है, इसको समझिए पहले तब पकड़ में आया। मान के चलिए सीधी तार तो नहीं है, धारावाही लिए कोई शेप नहीं है, तार का कोई शेप नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें मान लीजिए आई धारा इसको को डाल दिए तो आई धारा नीचे से ऊपर की जा रही है। पूरे तार की लंबाई क्या लेंगे? एल। इसमें एक छोटा सा अल्पंश लेंगे, छोटा सा अल्पंश क्या होगा? लगभग सीधा आएगा, डेल एल। इसका विस्थापन क्या आएगा? सीधा आएगा। पूरे तार को विचार करेंगे तो वो लेंथ वो सदिश राशि में नहीं आएगा, वो स्केलर में आएगा। लेकिन छोटा सा अल्पांश अगर डिस्कस करेंगे तो वो सदिश में आ जाएगा। क्यों? वो क्या है? सीधा ना है। अब देखिए धारा के डायरेक्शन में ही अल्पांश है, लेकिन धारा है स्केलर, लेकिन डेल एल हो जाएगा वेक्टर। अब देखिए यहाँ से आर दूरी पर एनी पॉइंट हम लोग ले लेंगे पी पर विचार करेंगे कि चुंबक क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे? आर। यहाँ पर कुछ कोण बन रहा है, कोण क्या लिए? थीटा। अब देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा ये अल्पांश पूरे तार के कारण क्या होगा? बी। ये स्केलर फॉर्म में लिखे, लेकिन चुंबक क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है जिस कारण हम क्या लेंगे? वेक्टर ऑफ बी। अब देखिए आगे यहाँ पर डेल बी होगा, पूरे तार के लिए बी होगा, तो डेल एल के लिए क्या होगा? डेल बी। अब डेल बी जो उत्पन्न करेगा किन किन कारकों पर निर्भर करती है? पहला देखिए, पहला कारक क्या आएगा कि डेल बी के समानुपाती क्या आएगा? आई। इस तार में धारा के मान बढ़ेगी तो चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगी। दूसरी बात क्या है कि डेल बी समानुपाती डेल एल। अगर अल्पांश की लंबाई बढ़ा दी जाए तो चुंबक क्षेत्र की तीव्रता के मान में वृद्धि हो जाएगी। तीसरी बात क्या है कि डेल बी समानुपाती साइन थीटा। इसका मतलब क्या है? ये जो अल्पांश है ये एंगल पर डिपेंड करता है इसकी तीव्रता। साइन कितने डिग्री का मान मैक्सिमम होता है जी? 0 कि 45 के 90। तो इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री पर चुंबक क्षेत्र का मान अधिक बताएगी। तो इसका परिभाषा कैसे देंगे कि अल्पांश तथा पी बिंदु के मध्य बने कोण की ज्या का समानुपाती होती है। कि अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश तथा पी बिंदु के मध्य बने कोण की ज्या का समानुपाती होती है। इसका मतलब कोण का मान बढ़ेगा तो चुंबक क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। इसका मतलब इस दिशा में आ जाएगा तो क्या 90 हो जाएगा, इधर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसका ऑपोजिट में लेंगे तो 180। साइन 180 का मान उसका ग्राफ हम लोग देख लिए हैं। क्या देखे हैं? ऐसे 0 का मान 0, 90 का मान +1, फिर क्या होगा? 180 का मान 0। समझ में आ गया? साइन 270 का मान 3π/2 का मान कितना आएगा? -1। इसका मतलब क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में अल्पांश लेंगे कारण के ऑपोजिट में तो भी क्या आएगा? 0। अगर उसी की डायरेक्शन में लेंगे तो भी 0। इसका मतलब लंबवत में आएगा तो हो जाएगा आपका क्या? मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब लंबवत में चुंबक क्षेत्र का मान सबसे ज़्यादा बताएगी। इतना क्लियर? अब देखिए आगे कि चौथा नंबर क्या आएगा? डेल बी समानुपाती 1/r², या डेल बी व्युत्क्रमानुपाती r², जैसे बोलिएगा। इसका मतलब क्या है? दूरी बढ़ेगा, जैसा हमने विद्युत क्षेत्र में भी देखे हैं, दूरी बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा। यहाँ पर दूरी बढ़ेगा तो चुंबक क्षेत्र का मान भी घटेगा। समझ में आ गया? ये 4 कारकों पर निर्भर करती है चुंबक क्षेत्र की तीव्रता। फिर देखिए एक साथ मिला देंगे तो क्या होगा? इसके डेल बी समानुपाती आई डेल एल साइन थीटा बटे r²। वाह! अब देखिए ये समानुपाती को हटाएंगे तो बाय-सवार्ट ने एक कांस्टेंट दिए। क्या कांस्टेंट दिए कि डेल बी इज टू μ0/4π आई डेल एल साइन थीटा बटे
आर स्क्वायर। अब देखिए म्यू 0/4 इसका वैल्यू कितना होता है, ये कांस्टेंट है, म्यू 0/4 इज ए कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर या वेबर पर मीटर पर एम्पियर। अब देखिए फिर यहाँ पर सवाल उठेगा कि इसका सदिश रूप जब देखेंगे, इसका सदिश रूप, तो सदिश रूप क्या आएगा, सदिश रूप किन किन बातों पर निर्भर करेगी। आप देखिए डेल एल जो देख रहे हैं ये सदिश है, लेकिन यहाँ पर अदिश क्या है, आई क्या है, आई है अदिश, समझ में आए, आई है अदिश। अब देखिए डेल एल क्या है, सदिश, लेकिन डेल एल के साथ अगर यहाँ पर आर गुना कर देंगे और आर भागा दे देंगे बनेगा, तो इसको लिखेंगे कैसे, सदिश रूप। जब आप लोग देखेंगे सदिश रूप, सदिश रूप देखेंगे तो वेक्टर ऑफ डेल भी इक्वल टू क्या आएगा, म्यू 0/4 आई हो गया स्केलर, डेल एल वेक्टर ऑफ डेल एल क्रॉस वेक्टर ऑफ आर बटे आर का पार क्यू। क्या हुआ जी, जब साइन थीटा रहेगा, ये 11th क्लास से हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ते आ रहे हैं, जब साइन थीटा आएगा तब क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, जब यहाँ पर कॉस रहेगा तब क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट। यह इसका सदिश रूप। और कॉम्पिटिशन लेवल में ज़्यादातर ये सवाल पूछा जाता है कि बायस-सावर्ट नियम का सदिश रूप, तो ये मान याद रखिएगा, समझ में केवल है। तो चलिए इसको पूरा डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। चलिए अब देखिए बायस-सावर्ट नियम जो हम लोग देखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसका परिभाषा लिखिए, लिखिए परिभाषा कि बायस-सावर्ट के नियम की उपयोग से, बायस-सावर्ट के नियम की उपयोग से, बायस-सावर्ट के नियम के उपयोग से किसी धारावाही चालक तार के कारण, किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की तीव्रता की मान, उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की तीव्रता की मान ज्ञात की जा सकती है। उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की तीव्रता की मान ज्ञात की जा सकती है। क्या लिखें, बायस-सावर्ट के नियम का उपयोग से किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की तीव्रता की मान ज्ञात की जा सकती है। ये हुआ इसका डेफिनेशन बायस-सावर्ट नियम का, समझ में आ गया। अब सबसे पहले इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम हम क्या बोले, ये पूरा डायग्राम शेप में नहीं है, यह हमेशा ध्यान रखना, जो कि ये पूरे सदिश रूप में नहीं आएगा। क्यों, पूरे डायग्राम में हम लोग लेंथ क्या लिए, एल। अब देखिए इसमें धारा क्या पास हो रही भाई, आई, पूरे तार की लंबाई क्या ली है, एल, इसमें चुंबक क्षेत्र की तीव्रता क्या उत्पन्न होगी, बी। क्लियर, ये स्केलर के रूप में लिखे। अब देखिए इसमें एक छोटा सा अल्पांश लेंगे जिसकी लंबाई क्या है, डेल एल। डेल एल सदिश होगा लेकिन पूरे एल सदिश नहीं होगा। क्यों, जो कि पूरे तार शेप में नहीं है। अगर पूरे तार के कारण चुंबक क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो भी वो वेक्टर फॉर्म में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि पूरे तार शेप में ना होने के कारण। समझ में आ गया। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा अल्पांश लेंगे, अल्पांश के लिए निकालना होगा। तो यहीं पर सवाल उठता है कि पूरे तार के लिए चुंबक क्षेत्र की तीव्रता एक बार में निकाल सकते नहीं, संभव नहीं है। सबसे पहले अल्पांश के लिए निकालेंगे। अल्पांश के लिए जो आएगा पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तब आएगा समझ में, तब पूरे का मान आ सकता है। लेकिन एक ही बार में डायरेक्ट बात करेंगे तो संभव नहीं है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अब देखिए डेल एल से आर डिस्टेंस पर एनी पॉइंट हम लोग क्या लेंगे, पी। ये डिस्टेंस को क्या लिए, आर। यहाँ पर कुछ कोण बन रहा है तो कोण को क्या लेंगे जी, थीटा। कोण को ले लिए थीटा। अब देखिए इसका डायग्राम को लिखिए पहले। अब देखिए इसका जो बनावटी देख रहे हैं, बनावटी का परिभाषा लिखिए। लेकिन माना एल लंबाई की एक धारावाही चालक तार है, माना एल लंबाई की एक धारावाही चालक तार है जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई है। माना एल लंबाई की धारावाही चालक तार है जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई है।
जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है। पूर्ण विराम। तार में लिए गए अल्पांश की लंबाई डेल एल है। तार में लिए गए अल्पांश की लंबाई डेल एल है। तार में लिए गए अल्पांश की लंबाई डेल एल है। पूर्ण विराम। अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की तीव्रता डेल बी है। अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की तीव्रता डेल बी है। अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की तीव्रता डेल बी है। पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, डेल बी निम्न कारकों पर निर्भर करती है। डेल बी निम्न कारकों पर निर्भर करती है। ये जो डेल बी है ना जी, तो डेल बी निम्न कारकों पर निर्भर करती है। 1 नंबर पॉइंट दीजिए। 1 नंबर पॉइंट में लिखिए, अल्पांश के कारण अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की तीव्रता उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। क्या लिखें? अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की तीव्रता उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। अल्पांश के कारण क्या उत्पन्न हुआ जी? डेल बी ना, तो डेल बी किसके समानुपाती होगा? आई के समानुपाती। आई भी बढ़ेगा तो चुंबक क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। दूसरा नंबर पॉइंट लिखिए, अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश के लंबाई की समानुपाती होती है। अल्पांश के लंबाई की समानुपाती होती है। अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश के लंबाई की समानुपाती होती है। अल्पांश के लंबाई की समानुपाती होती है। इसका मतलब डेल भी समानुपाती डेल एल। समीकरण 2, समीकरण 2। तीसरा नंबर क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट लिखिए कि अल्पांश के कारण पी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश के कारण पी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता पी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश तथा पी बिंदु के मध्य, अल्पांश तथा पी बिंदु के मध्य बने कोण की जिया की समानुपाती होती है। बने कोण की जिया की समानुपाती होती है। इसके ऊपर डेल भी समानुपाती क्या आएगा? साइन थीटा। इसका मतलब एंगल पर डिपेंड करेगा। 4th नंबर डालिए। चौथा नंबर क्या आएगा? अल्पांश के कारण पी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश तथा पी बिंदु को मिलाने वाली रेखा के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए, अल्पांश के कारण पी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता, पी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता, पी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश तथा पी बिंदु के बीच की दूरी, अल्पांश तथा पी बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होती है। बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब डेल बी व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर
या ऐसे भी पढ़ सकते डेल भी समानुपाती 1/r², जैसे बोलिएगा। जब समानुपाती बोलिएगा तब 1/r² आएगा, जब डेल भी व्युत्क्रमानुपाती तब क्या होगा r²। जैसे बोलने का तरीका होता है। अब क्या करेंगे, चारों इक्वेशन को एक साथ मिक्स कर देंगे, कॉम्बाइंड इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंड 4। क्या करेंगे, समीकरण 1, 2, 3 तथा समीकरण 4 को मिलाने पर, 4 को मिलाने पर एक साथ मिला देंगे तो क्या आएगा इक्वेशन, देखिए डेल बी समानुपाती क्या आएगा, आई डेल एल साइन थीटा बटे r²। अब देखिए यहाँ पर बाय सावर्ट ने क्या माने थे, कांस्टेंट μ0/4π। डेल बी इसको बराबर करेंगे तो क्या कांस्टेंट माने थे, μ0/4π आई डेल एल साइन थीटा बटे r²। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहाँ μ0/4π एक समानुपाती नियतांक है, एक समानुपाती नियतांक है, एक समानुपाती नियतांक है। इसका मान कितना होता है, देखिए यहाँ μ0/4π का मान होता है 10⁻⁷, बहुत छोटा मान होती है 10⁻⁷, टेस्ला मीटर पर एम्पियर या वेबर पर मीटर पर एम्पियर। अब देखिए इसका मान कैसे आया, ये मान को भी हम तोड़ के दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या इक्वेशन आया देखिए, तो यहाँ पर जो इक्वेशन है डेल बी इक्वल टू μ0/4π आई डेल एल साइन थीटा बटे r²। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसका ऐसा यूनिट कैसे आया ये दिखाते हैं। फिर इसके बाद जाएगा सदिश रूप, उसके बाद जाएंगे पूरे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, डेल बी इक्वल टू μ0/4π आई डेल एल साइन थीटा बटे r²। अब देखिए डेल बी के साथ r² गुना कर सकते हैं, यहाँ पर आई डेल एल साइन थीटा इक्वल टू μ0/4π। अब देखिए यहाँ पर कि डेल बी का मान क्या होता है, टेस्ला, ऐसा यूनिट में टेस्ला। दूरी का क्या होता है, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, आई एम्पियर, डेल एल मीटर, साइन थीटा का नहीं होता है, कांस्टेंट राशि है। यहाँ पर क्या आएगा μ0/4π। अब देखिए मीटर कैंसिल तो क्या है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये आ गया आपका रिजल्ट। यहाँ पर देखिए ये तो आ गया, लेकिन फिर यहाँ पर सवाल है सर वेबर पर मीटर पर एम्पियर कहाँ से आया। जैसा हम लोग यूनिट 1 में पढ़े थे, याद करिए क्या पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या था, विद्युत फ्लक्स क्या था, ई के साथ डेल एस गुना किए थे, है ना था। उसी प्रकार यहाँ पर भी पढ़ेंगे चुंबक फ्लक्स, वो भी फाई से भी हम लोग इंडिकेट करेंगे। चुंबक फ्लक्स बराबर क्या आएगा, चुंबक क्षेत्र बी, वेक्टर ऑफ बी इंटू वेक्टर ऑफ ए। अब बी बराबर क्या आएगा, फाई बटे ए। तो फाई क्या, चुंबक फ्लक्स का मात्रक होता है, इसका आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा स्पेशली टॉपिक है चुंबक फ्लक्स का, तब हम लोग पूरा डिटेल्स में बात करेंगे फिर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, फिर आगे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। फाई का मान क्या लिख सकते हैं, वेबर। चुंबक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। क्षेत्रफल है क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। अब देखिए चुंबक क्षेत्र का मान पुट कर सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर मान पुट के टेस्ला की जगह पर वेबर पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर क्या आया, मीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा, धारा का एम्पियर मीटर, μ0/4π। अब मीटर स्क्वायर कैंसिल तो क्या बचा, वेबर पर एम्पियर पर मीटर आया। यहाँ तक क्लियर। तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं आगे क्या देखेंगे, इसका सदिश रूप। अब देखिए इसका सदिश रूप, इसका हम लोग सदिश रूप क्या देखेंगे, सदिश रूप हम पहले भी डील किए हैं। इधर देखिए जी, डेल एल किस रूप में है, सदिश रूप में। और ये जो विस्थापन है आर भी है सदिश रूप में। तो यहाँ पर क्या कर सकते, देखिए तो ये वाला इक्वेशन में
कि डेल बी इजगल टू म्यू 0/4 आई डेल एल साइन थीटा बाटे आर स्क्वायर। ये किस क्रम में है, सदिश रूप में है कि अदिश में है, वेक्टर है कि स्केलर है, स्केलर में है। इसको वेक्टर बनाना चाहते हैं, ये कॉम्पिटिशन लेवल में ज़्यादातर यही वाला टॉपिक पूछा जाता है कि सदिश रूप, ये बोर्ड लेवल में भी आता है और कॉम्पिटिशन लेवल में भी आता है। अब देखिए इसके साथ आर से गुना करिए, आर से भागा दे दीजिए। आर क्या विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट। आर क्या है, सदिश रूप में आएगा, तो डेल बी लगा दीजिए वेक्टर म्यू 0/4 आई जो है, आई डेल एल के डायरेक्शन में है लेकिन आई स्केलर है। समझ में क्या बोले, इसका मतलब यह नहीं है कि डेल एल के डायरेक्शन में है तो आई हो जाएगा सदिश, नहीं, आई कभी भी सदिश नहीं होगा, वो स्केलर में ही रहेगा। अब देखिए डेल एल ये रहेगा वेक्टर, फिर ये आर है, आर को क्रॉस प्रोडक्ट में डाल देंगे जो कि अब साइन है, साइन रहेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट जो हम लोग 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जब डॉट रहेगा तो अब कॉस, जब क्रॉस रहेगा तो साइन, जब साइन है तो कौन प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आ गया। अब नीचे आर स्क्वायर और आर कुल मिला के क्या हो जाएगा, आर क्यूब, ये हो जाएगा क्या, सदिश रूप। ये वाला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिशन लेवल में ध्यान रखिएगा। अब देखिए पूरे चालक तार के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे, पूरे चालक तार के कारण, पूरे चालक तार के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए इसको इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, डेल बी क्या होगा, डेल बी का मान पुट कर दीजिए ऊपर से। डेल बी का मान क्या है, म्यू 0/4 आई डेल एल साइन थीटा आर स्क्वायर, बस हो गया। पूरे चालक तार के लिए हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो बन जाएगा। तो ये था BSL लॉ, इसका मतलब बाय-सवार्ट का नियम, इसका SI यूनिट में पकड़ में आ गया। फिर यहाँ पर सवाल उठेगा कि सर कि ये म्यू नॉट क्या है, समझ में क्या बोले, म्यू नॉट क्या है। म्यू नॉट है जहाँ म्यू नॉट मुक्त आकाश की पारगम्यता, निरपेक्ष, मुक्त आकाश की निरपेक्ष पारगम्यता, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ में आ गया। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़े, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, उसी प्रकार इस टॉपिक में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे म्यू नॉट, म्यू आर तथा म्यू, ये भी चर्चा करेंगे हम लोग इसी टॉपिक में, म्यू नॉट, म्यू आर तथा म्यू। जैसे वहाँ पर भी था एप्सिलॉन आर इजगल टू एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि जब म्यू आर आएगा तो म्यू नॉट, ये भी हम लोग इक्वेशन देखेंगे इसी टॉपिक में। ये भी अलग अलग मीडियम के लिए उसका मान भी अलग अलग होता है, ये को बोलते हैं चुंबकशीलता। वहाँ पर था विद्युतशीलता, यहाँ पर हो गया चुंबकीयशीलता। समझ में आ गया। अब ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी उतना दिमाग लगाना नहीं है, आगे वाला टॉपिक में मिल ही जाएगा पूरा डिटेल्स में। अब देखिए इसमें सब तो समझ में आ ही गया, फिर भी डाउट है तो बता सकते हैं। अब देखिए इसका भी डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे, वेबर का। और भी कहीं डाउट है तो बोलिए, क्या समझ में आ गया। अब चलिए लिखिए। अब देखिए इसके आगे हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, बाय-सवार्ट के नियम कौन सा। सवाल क्या पूछ रहे हैं कि एक चालक तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 3 सेंटीमीटर की अल्पंश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर 30 डिग्री कोण बनाते हुए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम क्या दिया है कि 30 डिग्री दिया है, यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री, अल्पंश की लंबाई क्या है, डेल एल के मान 3 सेंटीमीटर, धारा का मान कितना दे दिया है 5 एम्पियर।
5 एम्पियर। अब देखिए आगे इसमें क्या देखना है, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता डेल वी का मान हमको चाहिए। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, धारा का मान हो गया, अल्फा की मान हो गया, दूरी, ये वाला दूरी क्या है आर बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब देखिए सॉल्यूशन गिवन दैट, लिखिए सॉल्यूशन गिवन दैट। सबसे पहले लिखिए धारा का मान कितना है 5 एम्पियर, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। इसके बाद क्या है डेल एल का मान कितना है 3 सेंटीमीटर। इसको 100 से भागा देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, 10⁻² मीटर। दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10/100, 10⁻1 मीटर। अब क्या दिखाना है डेल बी इज इक्वल टू व्हाट, वी नो दैट, क्या लिखेंगे हम लोग, क्या जानते हैं डेल बी बराबर μ0/4π आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब देखिए आगे इसका मान पुट करिए कि डेल बी, तो डेल बी रहेगा μ0/4π का मान कितना होता है जी 10⁻⁻7। आई का मान कितना है 5, आई का मान 5 पुट कर दीजिए। डेल एल का मान क्या है 3 × 10⁻², डेल एल हो गया। अब साइन 30 का मान कितना होता है हाफ। दूरी का मान कितना है 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, दूरी का मान बैठा दिए। अब क्या आएगा डेल बी इक्वल टू 3 × 5 = 15, 10⁻⁷, यहाँ पर हो जाएगा 10⁻², साइन 30 का मान हो जाएगा हाफ, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के साथ 2 गुना कर देंगे तो -2। अब क्या होगा, आप देखिए ये 10⁻², 10⁻² कैंसिल। अब 15/2 7.5 इंटू 10⁻⁷, ये साइंटिस्ट फॉर्म में आ गया तो क्या हो जाएगा इतना टेस्ला हो गया आंसर। समझ में आ गया। अब देखिए ज़्यादातर ये कंपटीशन लेवल में 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री पूछा जाता है, 90 डिग्री बहुत कम पूछा जाएगा। क्यों, क्योंकि 90 का मान 90 होता है, वो 1, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाला सवाल रहेगा, इसलिए ज़्यादातर पूछा जाएगा 30, 45 और 60, यानी 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। समझ में आया। इसलिए पहले से बोल रहे बाबू कि मैग्नेट पढ़ने से पहले जो ट्रिकोनोमेट्री का फंक्शन है साइन 45, साइन 30, साइन 60, कॉस 45, कॉस 30, कॉस 60, ये मान कम से कम याद रखना। समझ में आया। ये पूरे फिजिक्स में कम मिलाएगा साइन, कॉस और टेन का मान। जैसा हम लोग ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन भी अप्लाई करेंगे जो ऑप्टिक्स पढ़ेंगे इसके आगे वाला यानी यूनिट 6 में, तब भी ये साइन, कॉस और टेन का मान अप्लाई है। क्लियर है। इसलिए बोल रहे हैं ये मान कम से कम याद रखना है। अगर याद नहीं रहेगा तो एग्जाम हॉल में ये न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, लेकिन अधिकतर बच्चा कहाँ पर फंस जाते हैं, अगर थोड़ा सा गलती के कारण पूरा न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है। अब देखिए ये सब न्यूमेरिकल आएगा, सिर्फ मान चेंज रहेगा। हम लोग साइंटिस्ट पद्धति तो पहले से पढ़ के आ रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी पढ़ ली फर्स्ट ईयर में। दूसरी बात है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट, ऐसा पद्धति भी पढ़ लिए हैं, तो इसमें तो दिक्कत नहीं होगा कन्वर्ट करने में। दूसरी बात, लास्ट में अगर साइंटिस्ट पद्धति में आंसर लिखना है, एक संख्या के बाद पॉइंट, बस ये सब 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए 12th क्लास में न्यूमेरिकल में पूरा सिस्टम में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत मान याद रखना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो चलिए आज का क्लास इतना ही।